विभा पढ़िएगा 84 का फर्स्ट। धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा उपस्थित हो। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने किसका किसका फॉर्मेट देखा था। हमने फॉर्मेट देखा था सम्मन का, वारंट का। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसका भी देखेंगे कि कैसा होता है फॉर्मेट। ठीक है, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं फिर आगे आएंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 2, ठीक है, शेड्यूल 2 के प्रारूप नंबर देखिएगा। सम्मन प्रारूप 2 में था, ठीक है, और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट जो था वो किस में था, फॉर्म 3 में। ठीक है, और फॉर्म 4 कैसा था, वारंट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात बंद पत्र और जमानत पत्र अगर दे देगा तो। ठीक है, ये बोल रहा है 84, और 84 के लिए आपको प्रारूप नंबर कौन सा देखना पड़ेगा, 5। जब आप मेंस लिख रहे हो, अगर ये 2 शब्द और जोड़ दो, देखो बाकी तो सब लिखते हैं, लेकिन अगर आप एक लाइन ये लिख दोगे कि प्रारूप संख्या 5 में अभियुक्त की हाजिरी होने की अपेक्षा करने उद्घोषणा का फॉर्मेट दिया गया है या फॉर्म दिया गया है कि किस प्रकार का होगा, तो ये समझो एग्जामिनर समझेगा बिल्कुल डीप स्टडी आपने कर रखी है ना। और ये माना जाएगा कि आपको चीजें आती हैं, रटी नहीं है, आपने चीजों को पढ़ रखा है। तो जब कभी मेंस लिखो तो इन चीजों को लिखने का थोड़ा सा हो, एक लाइन बढ़ा दो, एक अक्षर, है ना, दूसरों से एक्स्ट्रा क्या डाल सकते हो, तो वो ये होता है कि इससे कुछ डाल दिया मटेरियल तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, प्रारूप संख्या 5। ऋषिका एक बार पढ़िएगा। अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा। मेरे समक्ष परिवाद किया गया है तो कोई व्यक्ति, उसका नाम, वर्णन और पता, ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है या संदेह है कि उसने किया है, और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त नाम मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त नाम फरार हो गया है या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उस पर डैश है कि उक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए स्थान में तारीख को हाजिर हो। देखिएगा, होता क्या है कि पहले सम्मन भेजा, फिर वारंट भेजा, और वारंट भेजने के बाद भी अगर आदमी नहीं मिल रहा होता है तो एक सीधा सा फॉर्मेट दे रखा है कि अगर कोई समझ परिवाद किया गया और फिर भी वो आदमी क्या नहीं हो रहा है, अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को लिखकर बार बार लौटा दे रहा है कि वो आदमी वहां पर नहीं मिल रहा है, ये रिपोर्ट होकर वापस आ रही न्यायालय में वारंट कि मिल ही नहीं रहा, फरार हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को बता दिया जाता है कि भाई उसके बाहर चिपका दिया जाएगा, और उसके घर के मेंबर या कोई उसका घनिष्ठ मित्र हो तो वो उसको पढ़ के बता दे या वो खुद पढ़ ले कि अगर वो इस तारीख को न्यायालय के अंदर पेश नहीं हुआ, ठीक है, उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए, या जिस अपराध का उसके ऊपर केस चल रहा है उसने अपना साक्ष्य ना रखा, तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे, और जैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा तो प्राइवेट आदमी भी उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। फिर जरूरी नहीं कि वारंट हो, पुलिस हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, हमने पढ़ा है कि प्राइवेट आदमी भी जहां भी मिले, जिसे मिले वही उसको गिरफ्तार करने की पावर रखेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। फरार व्यक्ति क्या बोलता है, यदि न्यायालय को तो साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, यही बात फॉर्म में भी बोली गई है कि लेने के पहले या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है, मतलब मिल ही नहीं रहा है, यह अपने को छिपा रहा है, ठीक है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, और ऐसा न्यायालय यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो कि अभी फॉर्म देखा ना उसमें डेट और टाइम लिखा हुआ है, कम से कम 30 दिन के पश्चात हाजिर हो जाएगा। ठीक, जिस दिन वो प्रकाशन चिपका दिया गया है, कहाँ पर, उसके घर के सामने
अभी हम देखेंगे इनको कैसे चिपकाया जाता है ना। 3 फॉर्म तरीके दिए गए हैं, ये कम से कम 3 तरीके के इनको चिपका दो तो 3 फॉर्मेट बनते हैं। कहाँ कहाँ उनको चिपकाना होगा कि कोई भी आदमी देख ले, तो कहाँ कहाँ उसको चिपकाया जाएगा। तो ये जो प्रोक्लेमेंडर ऑफेंडर है ना, ये जो फॉर्म 5 है, तो इस तरीके का 5 फॉर्म आता है। प्रारूप नंबर 5 आएगा। इसमें एक्यूज्ड का नाम, किस अंडर सेक्शन में उसके ऊपर पनिशमेंट है, नहीं मिल रहा है तो उसके 3 कॉपी बनाई जाती हैं सेम टाइप की। जैसे सम्मन की 2 बनती ना, इसकी 3 कॉपी बनेगी। और 3 कॉपी कहाँ कहाँ लगेंगी वो देखिएगा। प्रारूप नंबर 2, ठीक है, नम्रता पढ़िएगा, सॉरी 82 का सब सेक्शन 2 पढ़िएगा। सर 84 का पढ़ना है ना? 84 का 2, हाँ। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। वह उस गृह या वास स्थान में जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज भाग पर था या ऐसे नगर या ग्राम में किसी सहज स्थान पर लगाई जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ चिपकाएंगे? वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य, जो गांव है या कहीं कोई भी जगह है, तो उसके सहज दृश्य जहां पर चीजें दिख रही हैं वहां पर उसे क्या करेंगे, चिपका देंगे। दूसरा, उसके घर के बाहर चिपका देंगे। और तीसरा कहाँ पर चिपकाएंगे, एक प्रति न्यायालय में लगा देंगे। जहां पर उसे प्रोक्लेम्ड घोषित किया गया है तो न्यायालय में लगा देंगे कि कोई वकील वकील पढ़ ले या आने वाले अन्य कोई लोग हैं वो पढ़ ले, बता दे अच्छा ये तो उसका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया गया, चलो उसको सूचना दे देते हैं। ठीक है, इसलिए तो 3 फॉर्म होंगी कॉपी और कहाँ कहाँ चिपकाई जाएंगी वो समझ गई। ठीक है, यदि ये न्यायालय ठीक समझता है तो यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र, इसीलिए अगर आपने देखा हो तो न्यूज़पेपर में भी कई बार निकल कर आती है 83 की कार्रवाई। ठीक है, तो इस तरीके की 4 एक तरीके की प्रक्रियाएं होगी। जहां उसका क्या है, मामूली तौर पर निवास करता है उस गांव के सार्वजनिक जगह पर, उसके घर के बाहर, न्यायालय में, और चाहो तो समाचार, न्यायालय चाहे तो समाचार पत्र में भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 84 का सब सेक्शन 3, शोभा पढ़िएगा। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly established proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause first of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. देखिए, उद्घोषणा जारी करने वाला, जिस न्यायालय ने इसे उद्घोषणा जारी कर दी, ठीक है, विनिर्दिष्ट दिन विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया। ठीक है, जिस दिन ये चिपका दिया गया है उस दिन से मान लिया जाएगा कि जो भी ऊपर कंडीशन दी गई, जो भी प्रोसेस दे रखी है, उस प्रोसेस का क्या हो गया है, प्रकाशित कर दी गई है। और ये निश्चायक सबूत हो गया है कि वो भाई मिल नहीं रहा और कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहा, और उस उद्घोषणा उस दिन से प्रकाशित कर दी जाएगी। तो 30 दिन के बाद फिर, आज मान लो चिपकाया गया है, आज कौन सी तारीख है, 16 तारीख, तो आज के 30 दिन बाद, ठीक है, नेक्स्ट 17 तारीख 17 फरवरी को उसे प्रोक्लेम्ड घोषित कर देंगे। अगर आज उसकी क्या कर देंगे, पर्ची चिपका दी। ठीक है, अब चिपका दी तो उसे टाइम भी तो दोगे। मान लो कोई बंगाल में नौकरी कर रहा है या कोई कहीं विदेश में रह रहा है और उसे प्रोक्लेम्ड घोषित कर दिया, अब उसके गांव वालों ने उसे सूचना देंगे, तब तो वो धीरे से आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब चिपका दी जाए उसके बाद 30 दिन बीत जाए तो फिर उसके बाद ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 74
सॉरी 84 का 4। अनीता पढ़िएगा। जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जिसे बीएनएस या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के बाद जैसे वह ठीक समझे उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। ठीक है। अगर 10 वर्ष से आजीवन कारावास से मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है तो जांच के पश्चात उसे भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं। ठीक है, फरार घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 5 पढ़िएगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ के इसे खत्म करना है। ठीक है, ये है तो वैसे बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर, लेकिन फिर भी शॉर्ट में पढ़ के खत्म करते हैं। 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5 में यही लिखा है 2-3 की उपबंध न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन की गई घोषणा में उसी प्रकार लागू हुए जैसे 1 के अधीन प्रकाशित। मतलब प्रोसेस सेम ही है। जो पहली प्रोसेस है, आपको प्रोसेस उद्घोषणा में इतनी याद रखनी है। क्या होगी, कोई भी एक्यूज्ड होगा, एक्यूज्ड के अगर नहीं अपीयर हो रहा है तो उसके प्रोक्लेम उसके लिए एक फॉर्म होगा जो प्रारूप नंबर 5 में दिया है, उस फॉर्मेट में बना के उसकी एक कॉपी घर के बाहर, दूसरी कॉपी न्यायालय में, तीसरी कॉपी जो उसके गांव का या जहाँ रहता है वहाँ की कोई सहज दृश्य, मंदिर, मस्जिद या कोई बैठक का स्थान हो या जहाँ पर लगभग सभी लोग जाते हो, चिपका देगा। जरूरी हो तो समाचार पत्रों में चिपका देगा। और 30 दिन अगर गुजर गए चिपकने के बाद उस डेट से, जहाँ जिस दिन प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो 30 डेज बाद उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है 85। अब 85 को देखिएगा, विभा पढ़िएगा 85 का फर्स्ट। धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है या अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा। देखिएगा होगा क्या, मान लो किसी ने कोई अपराध किया, अब कोर्ट ने सम्मन जारी किया, सम्मन के बाद वारंट जारी किया, वारंट के बाद भी नहीं आया तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया, तो वो भाग जाता है, नेपाल भाग जाएगा, बांग्लादेश चले जाते हैं, कहीं इधर उधर भाग गए दूसरी कंट्री में, कर लो क्या कर लोगे, तो भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया। ठीक है, कोई दूसरे देश का तो आदमी उसे पकड़ नहीं लेगा, है। तो अब प्रोक्लेम्ड के बाद की प्रोसीडिंग क्या है, तो वो बोलते केवल प्रोक्लेम्ड घोषित नहीं करेंगे, अगर प्रोक्लेम्ड कर दिया उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर देंगे, जो भी आपके नाम कोई संपत्ति है उसको भी अटैच कर दिया जाएगा। तो देखिएगा 85 यही बोलता है कि जब धारा 84 के अंतर्गत किसी को क्या कर दिया गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, किसी भी समय जो ऐसे व्यक्ति की जंगम और स्थावर मतलब मूवेबल मतलब मोटरसाइकिल, कार, जो भी हो, या स्थावर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, किसी भी प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ठीक है, लेकिन यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, मतलब जो उसके पास नाम प्रॉपर्टी वगैरह है वो उसे अभी तुरंत बेच के अपने मम्मी पापा किसी के नाम कर देगा, खुद प्रोक्लेम्ड हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है हमने एक मर्डर कर रखा है या रेप कर रखा है, मुझे सजा हो जाएगी, तो वो बाहर भाग गया। प्रॉपर्टी अटैच होगी तो वकील ने बोल दिया अपने माँ के नाम कर दो या किसी और को बेच के चले जाओ, तो उसको लगा कि नहीं ये बेच के चले जाएंगे या यूज करके चले जाएंगे, डिस्पोज कर देंगे प्रॉपर्टी को, या न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश
दे सकता है। तो वैसे तो आज प्रोक्लेम्ड घोषित किया तो अटैचमेंट बाद में होती है ना, नेक्स्ट ऑर्डर पर होगी। लेकिन क्या करते हैं, अगर उनको लगता नहीं ये बैन करने वाला है तो प्रोक्लेम्ड के साथ ही वो अटैचमेंट भी घोषित कर देंगे कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच किया जाए। बस ये एक छोटी सी बात 85 बोलता है। 85 का 2 ऋषि का पढ़िएगा। ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रस्थापित कर दिया जाए। अब देखिएगा क्या बोलता है कि जो आदेश है उस जिले का ना, तो किसी भी व्यक्ति को कुड़की की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुड़की तब प्राधिकृत करेगा जब उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में संपत्ति स्थित है। अगर वो अपने जिले की है तो वो क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसकी कुड़की प्राधिकृत है उसको कर देगा कि हाँ इस व्यक्ति ले लो। लेकिन अगर किसी दूसरे जिले की है तो वहां पर उस डीएम को एक लेटर लिख देते हैं कि भाई इसकी संपत्ति है वो अटैच कर दो। ठीक है, तो याद रखिएगा कुड़की का मतलब यहाँ पर होता है अटैच। कुड़की का मतलब यहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि नीलाम। कई सारे लोग नीलामी समझ लेते हैं इसको, है ना, कि कुड़की होने वाली है। कुड़की का कई सारे लोगों से आप पूछोगे तो कुड़की का मतलब बताएंगे कि नीलाम हो जाएगी संपत्ति उसकी, मोटरसाइकिल की नहीं, कोई कितने रुपए की लेगा, कोई कितने रुपए की लेगा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कुड़की का मतलब नीलाम होता है? आप में से बताना, किसी को ऐसा लगता है कि कुड़की का मतलब नीलाम होता है? किसी को नहीं, सबको कुड़की का मतलब अटैचमेंट पता था। चलो अच्छी बात है। वैसे मुझे काफी दिन तक जब मैं पढ़ता था मैं कुड़की का मतलब यही समझता था। पढ़ता क्या मतलब, जब लॉ नहीं की थी उसके पहले अगर जैसे नहीं कुड़की वर्ड सुनते थे कभी कि कुड़की हो गई, उनकी कुड़की हो गई, तो मुझे लगता था कि उनका सामान निकाल कर बेच दिया गया, है ना, नीलामी को ही हम कुड़की समझते थे। लेकिन कुड़की का मतलब क्या आता है, अटैचमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, उसे हम कुड़की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी एमसीक्यूज में पहले सेक्शन पूछे गए हैं सिर्फ वही वही सेक्शन इसके पढ़ेंगे, बाकी इसमें इतना डीप दे रखा है उतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाजिर होने की आदेशिकाओं का पूरा पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हो। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज भेज रहे हैं, इनको करिए। सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करता है, सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यदि नेक्स्ट का देखिएगा, यदि अभी यही बताता हूँ। सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे विवाह। सर हाँ, सर सर उस क्वेश्चन में ए नहीं होगा जो आपने क्वेश्चन भेजा था? अभी सर पूरा वो पढ़ा सत्य रहा हूँ नहीं फिर है? डिस्कस करते हैं, देख लो नेक्स्ट। ठीक है, विवाह 90 का ये पढ़ो। 90 का है। यदि यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु उसकी उपस्थिति के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। ठीक है, अनीता अभी पॉइंट पढ़िएगा। सर किसे बोला आपने मुझे? अनीता इसी का 90 का बी पढ़िए। जी सर, जी सर। यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी है कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था, और ऐसी असफलताओं के लिए कोई उचित प्रति हेतु नहीं दिया जाता है।
तो वारंट जारी कर ठीक है, सकेगा। देखिएगा अभी जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि सम्मन के स्थान पर या सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित कारण में कारण देना आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो क्या है, यही सेक्शन 90 से रिलेटेड था। ये भी तो यही बोल रहा है कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, अर्थात अपने कारणों को लिख दे कि वो किस लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। तो दो रीजंस होते हैं, पहला ये कि सम्मन जारी करने के बाद ही उसे न्यायालय को पता चल गया, पूर्व या पश्चात दोनों कंडीशन में, चाहे तो वारंट भी जारी कर सकता है कि नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है। जैसे कोई केस कई दिनों से चल रहा है, मान लो 2005 साल पुराना है और वो कई बार सम्मन गया या पड़ा है, वो आ ही नहीं रहा है। न्यायालय ने उसमें एक लंबी डेट लगा दी, मान लो 6 महीने की, लेकिन फिर वो 5 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया कि भाई 5 साल पुराने जो भी केसेस हैं उनको आप डिस्पोज करिए। तो अब न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय देखेगा अरे इसमें तो सम्मन जा रखा है, इसकी डेट 6 महीने बाद है, ऑर्डर अभी आ गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करो। तो न्यायालय क्या करेगा? वापस सम्मन जारी करेगा? नहीं, क्या बोल देगा? रीजन लिख देगा कि यह हाई कोर्ट से एक लेटर रिसीव हुआ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें वारंट जारी करता हूँ। ठीक है, इस तरीके का वो लिखित आदेश दे देगा। तो ए नंबर का ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। ए नंबर में यही बोल रहा है, पूर्व या पश्चात हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व भी न्यायालय को विश्वास है कि नहीं आएगा, तो वो क्या कर सकता है, सम्मन के साथ साथ वारंट भी जद दे देगा। बी नंबर, एक बार सम्मन सरल होकर आ जाए, वो आदमी ना मिले, तब भी उसके लिए वारंट जारी किया जा सकता है। 90 का भी ये बोलता है। ठीक है, अब हम अपने एमसीक्यूज पर आ जाते हैं कि सम्मन के स्थान पर सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है। तो ये न्यायालय के विवेक पर नहीं है, 90 बोलता है देना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय क्या बोल रहा है? देना ही पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा था कि क्या यह कथन सत्य है। ठीक है, क्या यह कथन असत्य है? तो ये खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने, ऋषिका तुम बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया था आपको? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया था, बट आपने क्या लिखा था तो मुझे लगा शायद आपने उसको काटा होगा, हाँ ठीक है, तो बस क्या उसी को का मैंने आंसर वैसे देना है, गोला सर वो बना बात दिया है, सही होती ऐसा प्रीवियस ईयर है जी। एमपीसीजे का क्वेश्चन दिखा रहा है। तो क्या मैंने काट रखा है इसमें? ठीक है, तो गोला इसलिए बना दिया कि बाद में भी दिखता रहे, किसी और की बुक में कुछ और हो तो कभी कोई डिस्प्यूट आए, इसलिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कथन सत्य है, कथन असत्य है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है और इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो ऊपर दिया गया है 90 का, 90 नंबर सेक्शन से डायरेक्ट मैच करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो बता दो। अब तो हमें लग रहा क्लियर ही होगा वैसे। आप लोगों के पास एमसीक्यूज की कोई बुक रखी हो चैप्टर से रिलेटेड, तो आप भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हो।